हेलो स्टूडेंट्स, मैं वो आपका अपना पुष्पा सर और आप देख रहे हैं इंग्लिश का प्रोफेसर। आज है हमारा ग्रामर का पहला लेक्चर, जिसके अंदर हम ग्रामर का सबसे ज़्यादा बेसिक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस, ये सारी चीज़ें देखते हैं, जिससे आपका ग्रामर का बेस बनता है। तो अगर आप क्लास 8 में, 9th में, 10th में है, सीबीएसई, आईसीएसई, एसएससी, किसी भी बोर्ड के हैं, इंग्लिश बोर्ड, मराठी बोर्ड, सेमी बोर्ड, फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपके टेक्स्ट बुक का नाम माई इंग्लिश कोर्स बुक है या कुमार भारती या कुछ और है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल बेसिक कंसेप्ट है। इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आप सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, उसके बाद में हम इनके डिटेल में जाकर इनके टाइप्स भी देखेंगे, सब टाइप्स भी देखेंगे, कितने टाइप के नाउन रहते हैं, वर्ब्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें देखकर हम इसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। एंड फाइनली कुछ बहुत ज़्यादा प्यारे क्वेश्चंस करके, कुछ पीवाईक्यूज वगैरह करके अपन इसकी बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और इस लेक्चर में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस तरह से समझने वाले हैं जैसे आपने पहले कभी नहीं समझा, और इस लेक्चर के बाद में जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। तो फिर अपनी एक किताब उठा लो, अपना एक पेन उठा लो, एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो आई होप आपने ये सारी चीज़ें उठा ली होगी। अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स के साथ में। तो देखो, मोटा मोटा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है देख लीजिए। अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो आपको एक दीवार बनानी पड़ेगी, है ना। मुझे यहाँ पर एक दीवार बनानी है। ये दीवार बनाने के लिए आपको ईंटें लगेंगी, बिल्कुल। तो मुझे बहुत सारी ईंटें लगेंगी। तो मैं करूँगा क्या, मैं ऐसे ऐसे ईंटें लगाऊंगा, ईंटों के ऊपर ईंटें लगाऊंगा, और बहुत सारी ईंटें लगाकर मैं एक दीवार बना दूंगा, और बहुत सारी दीवारें बनाकर मैं एक बिल्डिंग बना दूंगा। तो अगर आपको कोई नॉवेल लिखनी है, कोई चैप्टर लिखना है, तो आपको बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखने पड़ेंगे। पैराग्राफ्स लिखने के लिए आपको बहुत सारे सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस लिखने के लिए आपको वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वर्ड्स पर कमांड लानी पड़ेगी। और यही होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब इंग्लिश भाषा के अंदर मोटा मोटा कितने प्रकार के वर्ड्स होते हैं, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने टाइप्स वगैरह होते हैं। तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके 8 टाइप्स रहते हैं। 8 टाइप्स। भैया कौन कौन से टाइप है ये? सबसे पहला, सबसे बेसिक आप सबको पता होगा, नाउन। नाउन का ही अल्टरनेटिव छोटा भाई रहता है प्रोनाउन। उसके बाद नाउन और प्रोनाउन जो काम करते हैं, जो क्रिया करते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ब। नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला, का विशेषण बताने वाला, की कोई स्पेशल एबिलिटी बताने वाला, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बताने वाला विशेषण जो होता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। और जब एक एडजेक्टिव वर्ब के बारे में बताए, यानी कि जब कोई शब्द क्रिया का विशेषण बन जाए, क्रिया विशेषण बन जाए, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव और वर्ब का मिक्सचर, यानी कि एडवर्ब। अब ये सारे तो हमने समझ लिए, लेकिन क्या हो जब हमें अलग अलग शब्दों को, अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ना है, तो हम एंड, बट, बिकॉज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, कंजक्ट करते हैं। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं कंजंक्शन। अब अगर आपको किसी नाउन का, किसी प्रोनाउन का, किसी वस्तु का, किसी आदमी का, किसी चीज का, किसी क्रिया का टाइमिंग बताना है, पोजीशन बताना है, रिलेशन बताना है, तो हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन। एंड फाइनली अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन देना है कि वाओ क्या बात है, या फिर अरे यार ये क्या हो गया, हुर्रे हम जीत गए, ऐसे इमोशंस को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये होते हैं हमारे 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब चलिए हम एक एक को उठाकर इनके डिटेल में जाकर, इनके सब टाइप समझकर इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेंगे अपन नेक्स्ट स्लाइड नाउन्स के ऊपर। तो देखो,
आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल, etc. is a noun. पुष्पराज मेरा नाम है, नाउन है। बुक नाउन है, टैबलेट नाउन है, पेन नाउन है, इंडिया नाउन है, मुंबई नाउन है, रैबिट नाउन है, टाइगर नाउन है। किसी भी चीज के नाम को, किसी भी चीज के नाम को एक नाउन कहते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक नॉवल है, नॉवल का नाम है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। तो मॉकिंग बर्ड क्या है? नाउन है। ऑथर है हार्पर ली, हार्पर ली क्या है? नाउन है। आचार्य प्रशांत नाउन है। किसी भी चीज को, किसी भी चीज के नाम को हम एक नाउन कहते हैं। अब नाउन के मोटा मोटा 5-6 टाइप्स होते हैं। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता हमारा कॉमन नाउन, फिर आता है हमारा प्रॉपर नाउन, फिर आता है हमारा, थोड़ा इधर हो जा भाई, किधर गया, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, फिर आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड फाइनली आता है हमारा मटेरियल नाउन। कॉमन, कॉमन मतलब सामान्य, जो स्पेशल नहीं है। जैसे कि डॉग, मैंने बोल दिया डॉग, आपको क्या पता कौन सा डॉग? तो डॉग तो कोई भी डॉग हो सकता है, तो डॉग हो गया कॉमन नाउन। मैंने बोला बॉय, कौन सा बॉय? कोई भी बॉय हो सकता है। गर्ल, कोई भी गर्ल हो सकती है। बॉय, गर्ल, डॉग, बिल्डिंग, कंट्री, सिटी, कोई भी सिटी, कोई भी कंट्री। तो ये सब जो नाम है जो किसी स्पेशल चीज की बात नहीं करते। पेन, कौन सा पेन? आपको नहीं पता। ये सब कॉमन नाउन हो गए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन नाउन मतलब पेन, सिटी, कंट्री, बॉय, गर्ल, एक्सेट्रा। प्रॉपर नाउन मतलब किसी स्पेशल चीज का नाम। मैंने बॉय बोला, आपको समझ नहीं आया, तो मैंने बोला पुष्पराज, अब ये एक स्पेशल नाम है। मैंने बोला आचार्य प्रशांत, ये एक स्पेशल नाम है। पेन, आपको पता नहीं कौन सा पेन, मैंने बोला ट्राइमैक्स पेन, है ना। मैंने बोला टैबलेट, कौन सा टैबलेट? सैमसंग गैलेक्सी S6 का टैबलेट। तो ये सब क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए, किसी एक स्पेसिफिक चीज का नाम। तो प्रॉपर नाउन के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पीटर पार्कर, क्योंकि पीटर पार्कर तो एक मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप समझ जाओ पीटर पार्कर। कंट्री कौन सी भाई? इंडिया। बॉय में लिख दूंगा पुष्पराज, और सिटी में लिख देता हूँ पुणे। तो ये हो गया हमारे प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन, अब नाम में ही छुपा है। कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन, किसी भी चीज के, किसी भी लोग के, किसी भी वस्तु के, किसी भी सब्जेक्ट के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ये होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के ग्रुप को, स्टूडेंट्स के कलेक्शन को क्या कहेंगे? क्लास कहेंगे। सिंगर्स के कलेक्शन को क्या कहेंगे? बैंड कहेंगे। लोगों के कलेक्शन को क्या कहेंगे? पीपल कहेंगे या क्राउड कहेंगे। बर्ड्स के कलेक्शन को क्या कहेंगे? फ्लॉक कहेंगे। तो ये सारे हो गए हमारे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बताता है कि किसी भी चीज के ग्रुप को, किसी भी चीज के कलेक्शन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख देंगे, क्राउड यानी कि लोगों का ग्रुप, क्या कहा था मैंने? बैंड यानी कि सिंगर्स का, म्यूजिशियन लोग का ग्रुप, फिर क्लास, स्टूडेंट्स का ग्रुप, फिर स्कूल, स्कूल मतलब फिशेस का ग्रुप, जब बहुत सारी फिश एक साथ आती है ना तो उसे स्कूल कहते हैं। फिर फ्लॉक। तो ये सारे हमारे कलेक्टिव नाउन हो गए। अब आते हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट, हाईलाइटर का है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि ऐसी चीज होती है जो आपको फील करनी होती है। हम कहते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट जॉनर्स, एब्स्ट्रैक्ट म्यूजिक। वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसे हम देख नहीं सकते, लड़का लड़की इन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जो एक टाइप से फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, स्टेट्स होते हैं, इन्हें हमें फील करना होता है। बचपना, आप बचपना देख सकते हो, आप कहोगे सर ये देखो छोटा बच्चा, ये छोटा बच्चा है, चाइल्ड है, चाइल्डहुड नहीं है। आप चाइल्ड देख सकते हो, चाइल्डहुड नहीं देख सकते। वैसे ही आप एक ओल्ड पर्सन को देख सकते हो, लेकिन उसका बुढ़ापा नहीं देख सकते। आपको फील करना होता है,
आप एक जवान लड़की को देख सकते हो, लेकिन जवानी आपको फील करनी होती है, जवानी आप देख नहीं सकते। तो ये सारे जो फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, स्टेट्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया भाई, चाइल्डहुड हो गया, टीनेज हो गया, बॉयहुड हो गया। तो ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। और बहुत सारे टाइप के होते हैं, ब्रेवरी वगैरह, है ना, ब्रेवरी भी लिख देता हूं मैं। तो ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। मटेरियल नाउन, किसी भी मटेरियल को, पदार्थ को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। गोल्ड पदार्थ है ना, तो मटेरियल हो गया। दूध पदार्थ है ना, मटेरियल हो गया। चीज पदार्थ, मटेरियल हो गया। किसी भी खाने के वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, एलिमेंट वगैरह को हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो डाल दो भाई, गोल्ड, क्या डाल दो, और मिल्क डाल देते हैं। पनीर, पनीर को इंग्लिश में कॉटेज चीज कहा जाता है, इंडियन कॉटेज चीज। तो मैं इंडियन कॉटेज चीज डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये सब आपके मटेरियल नाउन हो गए। तो मेरी उम्मीद है कि आपको कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सारे नाउन्स क्लियर हो चुके होंगे। अब बढ़ते अपन आगे। आगे हमारे पास में है प्रोनाउंस। अब शब्द को तोड़ना सीखो। नाउन का मतलब होता है क्या, किसी भी वस्तु का नाम, ये तो हम समझ गए। प्रो का मतलब क्या होता है, आपको बायोलॉजी में सेल नाम का चैप्टर होगा। सेल में आप दो टाइप के सेल देखते हैं। कौन सा, एक होता है प्रोकार्योटिक, एक होता है यूकार्योटिक। जो ज़्यादा एडवांस होता है, जो ज़्यादा खतरनाक होता है, उसे हम यूकार्योटिक कहते हैं। जो ज़्यादा पुराना होता है, पिछड़ा होता है, प्रिमिटिव होता है, उसे हम कहते हैं प्रोकार्योटिक। तो प्रो का मतलब वो वाला प्रो नहीं जो आप पबजी वबजी में देखते हो। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, मतलब थोड़ा सा कम डेवलप्ड। प्रो का मतलब क्या हो गया, प्रीमिटिव, माने जो कम डेवलप्ड है। अब अगर हम हर जगह नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। जैसे मुझे अगर बात करनी है अपने बारे में, तो मैं कहूँगा पुष्पराज इज अ गुड गाय, पुष्पराज इज अ टीचर, पुष्पराज इज ऑल्सो स्टूडेंट, पुष्पराज लाइक्स टू टीच एंड लर्न इंग्लिश। तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, पुष्पराज पुष्पराज पुष्पराज। तो इसलिए हम पुष्पराज की जगह एक प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, क्या, आई लगा देंगे। वैसे ही अगर मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, सपोज तुम्हारा नाम है राकेश, मैं कहूँगा राकेश इज अ गुड स्टूडेंट, राकेश स्टडीज अ लॉट, राकेश इज वर्किंग हार्ड। ये अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता, रिपीट होता है। इसलिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। राकेश इज अ गुड गाय, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ ब्रिलियंट पर्सन, राकेश इज डूइंग हिज वर्क रियली वेल। अब आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने राकेश का कम इस्तेमाल किया, मैंने प्रोनाउन का ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो प्रोनाउन का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया। प्रोनाउंस दे आर प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ नाउन्स। इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ताकि बहुत बार हम नाउन्स का इस्तेमाल ना करें और रिपीटिशन की जगह, रिपीटिशन की वजह से हमें बहुत ज़्यादा बोरियत ना हो। तो अब अपन देखते हैं प्रोनाउंस के कुछ टाइप्स। प्रोनाउन का सबसे पहला टाइप होता है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा हमारा टाइप रहता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव है, यस, पजेसिव प्रोनाउन। तीसरा टाइप है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अरे स्पेलिंग, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड चौथा, जो कि इतना ज़्यादा मुझे पर्सनली इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, क्या करें, इसे लगा दे या नहीं लगा दे, लगा देते नहीं तो, रिफ्लेक्सिव। लेकिन ये इसका इतना इस्तेमाल नहीं होता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर आप ये नहीं करते तो भी चल जाता। तो अब देखो, अगर मैं किसी इंसान की बात कर रहा हूँ, किसी पर्सन की बात कर रहा हूँ, तो मैं कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा, आई, ही, शी, इट। तो मैं किसी पर्सन की बात कर रहा हूँ ना, तो ये सारे हो गए पर्सनल प्रोनाउन। आई एम अ गुड गाय, मैंने एक पर्सन की बात करी, पर्सनल प्रोनाउन। ही इज अ स्टूडेंट, मैंने एक पर्सन की बात करी, पर्सनल प्रोनाउन।
शी वर्क्स हार्ड, मैंने एक पर्सन की बात करी, पर्सनल प्रोनाउन, तो ये सारे रहते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। आई, शी, ही, दे, ये सारे हो गए आपके पर्सनल पर्सनल प्रोनाउंस। पोजेसिव, पोजेस करना, पोजेस करना मतलब अपना होना। आपने अखबारों में ऐड देखी होगी कि ये फ्लैट हम बेच रहे हैं, आपको इसका पोजेशन मिल जाएगा। पोजेस करना मतलब अपना होना। हम कहते हैं ना, मैंने ये चीज खरीद ली, तो मैंने ये चीज पोजेस कर ली, अब ये चीज मेरी है। भूत ने, हम कहते हैं पिक्चरों में, भूत ने इस इंसान को पोजेस कर लिया है, यानी कि अब ये इंसान भूत का हो गया। तो पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो दिखाते हैं कि भाई ये चीज किसने पोजेस करी है, ये चीज किसकी है। मैंने कहा ये चीज मेरी है, इसका पोजेशन किसके पास है, मेरे पास है। इसको किसने पोजेस किया है, मैंने पोजेस किया है। मेरी चीज, इसकी चीज, उसकी चीज, हमारी चीज, उन सब की चीज, ये सब हमारे हो गए पोजेसिव प्रोनाउंस। तो इंग्लिश में क्या क्या हो जाएगा, माइन, हिज, हर्स, देयर्स, आस, तो ये सब पोजेसिव प्रोनाउन हो गए। क्यों, क्योंकि इन प्रोनाउंस ने मैं बताया कि ये चीज किसकी है। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज हिज, दिस पेन इज हर्स, दिस पेन इज देयर्स, दिस पेन इज आस। तो इन सब से हमें पता चल गया कि भैया ये जो चीज है, ये चीज किसकी है, इसका पोजेशन किसके पास है, इसे किसने पोजेस कर रखा है। आगे हम बढ़ते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के पास। डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब दिखाना। डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब दिखाना। अगर मुझे कोई चीज दिखानी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बुक दिखानी है, तो मैं आपको कैसे बताऊंगा, भाई ये वाली चीज देख, ब्रो लुक एट दिस बुक। मुझे आपको बोलना है ये सारी चीजें देखो, तो मैं क्या कहूंगा, लुक एट दीज थिंग्स। मुझे बोलना है भाई वो चीज देखो, मैं बोलूंगा लुक एट दैट। मैं बोलूंगा वो सारी चीजें देखो, तो मैं क्या कहूंगा, लुक एट दोज थिंग्स, है ना। तो दिस, दैट, दोज, दीज, ये क्या हो गए, ये सब हमारे हो गए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि मैंने इनका इस्तेमाल करके क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया, दिखाया ना। दिस, दैट, दीज, मैंने वो चीज, ये चीज आपको दिखाई, किसका इस्तेमाल करके, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस, दैट, दीज, दीज की स्पेलिंग भूल गया, वाह, दोज। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। ये इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो रिफ्लेक्ट करवाते हैं। अगर मुझे खुद के बारे में बात करना है, तो मैं अपने आप पर रिफ्लेक्ट कर रहा हूं ना, मैंने खुद ये काम किया हुआ है, मैंने खुद अपना नाम वहां पर लिखा है, मैंने खुद पूरा काम खुद से किया है। जब मैं खुद की बात कर रहा हूं, तो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। या फिर मैंने कहा उसने खुद ये सब किया है, उस लड़की ने खुद सारा काम किया है, हम सब ने खुद मिलकर यह आंदोलन चलाया है। तो जब भी मैं खुद शब्द का इस्तेमाल करता हूं, मैं रिफ्लेक्ट करता हूं, उसे ही हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सेल्फ में लिखेंगे, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है ना खुद, तो ये हम लिख देंगे यहां पर, माई सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, क्योंकि ये प्लूरल है ना। तो अगर मुझे इंग्लिश में बात करनी है, इनका इस्तेमाल करना है, तो मैं क्या कहूंगा, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, शी टॉट ऑल द स्टूडेंट्स हर सेल्फ, ही रेड ऑल द बुक्स हिमसेल्फ, वी हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट आवर सेल्फ। तो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मेरी उम्मीद है कि आपको पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये लाइन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चारों समझ में आगे होंगे। आगे बढ़ते हैं, मेरी उम्मीद है कि आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। आते हैं हम वर्ब्स के ऊपर। वर्ब्स जो है वो टेंसेस के अंदर आगे जाकर आपके अलग अलग टाइप के ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि वर्ब्स सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है।
वो दीवार होती है, दीवार में एक ईंट होती है जो सबसे ज्यादा जरूरी ईंट होती है। अगर आपने उस ईंट को कुछ कर दिया तो पूरी दीवार नीचे आ जाएगी। अगर आपका वर्ब गलत हो गया तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसीलिए वर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वर्ब मतलब किसी भी एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। स्टडी वर्ब, राइट वर्ब, रीड, वॉक, टॉक, सी, डू, ये सारे वर्ब्स हो गए। और वर्ब्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और सारे टाइप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं और सभी को आपने पढ़ना रहता है। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, तब तक आप अपने नोट्स देख सकते हैं। ओके भाई, अब आते हैं अपन लोग वर्ब्स के ऊपर। वर्ब्स की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, किसी भी एक्शन को हम वर्ब्स कहते हैं। एनी एक्शन इज कॉल्ड एज अ वर्ब। हिंदी में, मराठी में हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं क्रिया। अरे क्रिया, यस, प्लीज एक्सक्यूज माई हैंडराइटिंग। ठीक है, अब वर्ब्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे, और ये टाइप्स हम बार बार ग्रामर में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अगले 5 मिनट बहुत ज़्यादा फोकस से सुने। तो वर्ब्स के टाइप्स को हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा V1, थोड़ा सा ठीक से लाइन हो जाए स्ट्रेट, गुड। ये हो गया हमारा V1, ये हो गया हमारा V2, ये हो गया हमारा V3, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दूं मैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और कौन सा बच गया, जेरन जेरन होता है, ये होता है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी हो गया। तो मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूँ। कौन सा बचा है यहाँ पर, नहीं कोई नहीं बचा है। तो ये 5 मेन वर्ब्स के टाइप रहते हैं, एक एक को अपन डिटेल में समझते हैं। V1 को हम कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं भैया, मेन वर्ब कहते हैं। ओके भैया। V2 को हम कहते हैं पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म कहते हैं। ओके भैया। V3 को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ओके, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, V1 प्लस ING लगा देते हैं, थोड़ा सा इजी पड़ेगा हमें। इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। किसी भी वर्ब का जो नॉर्मल फॉर्म होता है, ईट, वॉक, टॉक, स्लीप, गो, कम, ये सब V1 के अंदर आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर ईट का एग्जांपल लेते हैं। V1 हो गया हमारा ईट। नॉर्मली सिंपल टेंसेस में, सिंपल प्रेजेंट में हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। आई ईट, दे ईट, वी ईट, ही ईट्स, शी ईट्स। तो ये हो गया हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब समझ लिया हमने। अब समझते हैं इसके पास्ट फॉर्म को। जब हमें सिंपल पास्ट टेंस में बात करनी रहती है तो हम ईट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एट इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ईट बन जाता है एट। जब हमें किसी भी परफेक्ट टेंस की बात करनी होती है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, जहां पर काम जस्ट हुआ होता है, जस्ट फिनिश हुआ होता है, तो हम ना मेन वर्ब की इस्तेमाल कर सकते हैं, ना पास्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना रहता है। तो पार्टिसिपल हमारा हो गया ईटन। मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में। पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है सिंपल पास्ट में। और ये पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है परफेक्ट टेंस में, सिंपल परफेक्ट, प्रेजेंट क्या हो गया हमारा, सिंपल परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो ये परफेक्ट फॉर्म्स में इस्तेमाल होता है। V1 प्लस ING मतलब ये V1 ले लो हाईलाइटर, ये ले लो अपना V1, V1 के सामने बस ING लगा दो, ये हो गया हमारा V1 प्लस ING। कैसे करेंगे भैया, हम ले लेंगे ईट को,
ईट के आगे लगेंगे ing। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर कोई चीज़ प्रेजेंट में चल रही है, अगर कोई चीज़ प्रेजेंट में चल रही है तो उसे हम कैसे दिखाएंगे? ईट से नहीं दिखाएंगे, एट से नहीं, ईटन से नहीं, ईटिंग से दिखाएंगे। मैं अभी खा रहा हूँ, आई ईट नहीं, आई एम ईटिंग। समझ गए? तो एट यानी कि नॉर्मल वाला, ईट यानी नॉर्मल वाला, एट पास्ट वाला, ईटन परफेक्ट वाला, ईटिंग कंटिन्यूअस वाला। मैं अभी खा रहा हूँ ना, खाना चल रहा है अभी, तो ये हो गया हमारा ईटिंग। हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो इन सब वर्ब्स को, ये जो हमने अभी पढ़े, इन सब वर्ब्स को सपोर्ट करते हैं। ईंटें जब आप लगाते हैं दीवार में तो सीमेंट भी डालते हैं ना, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हमारा सीमेंट रहता है। ये सेंटेंसेस के अंदर सीमेंट भरकर सेंटेंस फॉर्मेशन को करेक्ट कर देता है। आई ईटिंग अच्छा नहीं लगता, आई एम ईटिंग। ही वॉकिंग अच्छा नहीं लगता, ही इज वॉकिंग। शी टॉकिंग अच्छा नहीं लगता, शी इज टॉकिंग। दे डूइंग, वी डूइंग अच्छा नहीं लगता, वी आर डूइंग, दे आर डूइंग। ही स्लीप अच्छा नहीं लगता, ही डज स्लीप अच्छा लगता है। तो बेसिकली ये सारे वर्ब जब हमें इस्तेमाल करने रहते हैं तो हमें इज, एम, आर, डू, डज की जरूरत पड़ती है। और ये सब क्या है? ये है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स में हम डाल देंगे इज, एम, आर और डू, डज। तो ये सब हो गए हमारे वर्ब्स। मेरी उम्मीद है कि आपको मेन वर्ब, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया होगा। स्पेशली जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, टेंसेस का टेबल बनाएंगे, तब तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आपने लिख ली होगी। अब बढ़ते भैया हम एडवर्ब्स की तरफ। एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स पहले लेते हैं हम लोग, एडवर्ब्स उसके बाद में लेंगे। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विशेषण। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं भाई? स्पेशलिटी बताते हैं। द बॉय, बॉय के बारे में स्पेशलिटी बतानी पड़ेगी ना। द टॉल बॉय, टॉल क्या है उसके बारे में बताता है ना शब्द। द शॉर्ट बॉय, द स्मार्ट बॉय, द बैड बॉय, द गुड बॉय। ये पेन है, मुझे पेन के बारे में बताना है, तो मैं क्या कहूँगा? द नाइस पेन, द बैड पेन, द गुड पेन। तो ये सारे शब्द क्वालिटी बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। इस पेन के बारे में कुछ बताते हैं हमें। तो ये सारे हो गए हमारे एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये विशेषता बताते हैं, विशेषण बताते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख दूंगा, these words, अरे सीधा हो जा बेटा, टेल क्वालिटीज ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। कोई भी नाउन है, कोई भी लड़का है, लड़की है, जानवर है, बिल्डिंग है, देश है, उसके बारे में आपको कुछ बताना है तो आप विशेषण का इस्तेमाल करेंगे, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हमारा विशेषण। विशेषण का काम कुछ नहीं होता, बस नाउन्स के बारे में, प्रोनाउंस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो हमने अभी विशेषण को पढ़ लिया है, अब बस अपन इसके अलग अलग टाइप्स देखते भैया। सबसे पहला टाइप है हमारे पास में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा टाइप हो गया हमारे पास में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा एडजेक्टिव क्या है हमारे पास? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके। चौथा है हमारे पास में पॉजिटिव होगा शायद से, यस, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और पांचवा है हमारे पास में एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलो भैया पढ़ते हैं इन्हें। क्वालिटी माने गुण, इस लड़के का गुण बताओ, तो मैं बताऊंगा स्मार्ट बॉय, गुड बॉय, बैड बॉय, टॉल बॉय, शॉर्ट बॉय, बिग बॉय, स्मॉल बॉय, है ना। तो बिग, स्मॉल, टॉल, स्मार्ट, स्टूपिड, ये सारे क्या हो गए? ये गुण हो गए, ये क्वालिटीज हो गई। हम कहते हैं ना इस लड़के में बहुत अच्छी क्वालिटीज है, ये स्मार्ट है, हैंडसम है, डैशिंग है, डेयरिंग है। तो ये सारे हमारे गुण हो गए, क्वालिटी हो गए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भैया कुछ एग्जाम्पल, स्मार्ट, हैंडसम, फास्ट, हाँ फास्ट भी लिख सकते हैं, स्टूपिड, गुड, बैड, ये सब तो आपको बताइए,
एक्सेट्रा। स्टूपिड मतलब बुद्धू होता है, शायद आपको पता ही होगा। अब देखते हैं अपन क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कितना। मैंने बोला चावल, आप पूछोगे भाई कितना चावल, तो मैं बोलूंगा बहुत सारा चावल, बोलूंगा कम चावल, मैं बोलूंगा बहुत कम चावल, मैं बोलूंगा बहुत 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 ज्यादा चावल। मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगा। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो आपको क्वांटिटी बताते हैं, ये हो गए हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि लेस, मोर, मच, ये सारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हो गए। और बहुत सारे होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको और चाहिए और पढ़ना है, आप गूगल वगैरह कर लीजिए, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव, फिर से डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब दिखाना, फिर से वही बात है, दिस दैट दोज दीज, वही हो गए। दोज, फिर दीज। पॉजिटिव लिखना है क्या मुझे, शायद से, क्या यार इंग्लिश। पॉजिटिव मतलब वही, अगर कोई चीज है, मुझे चीज के बारे में और इंफॉर्मेशन जाननी है, तो मैं पूछूंगा भाई ये चीज किसकी चीज है, ये चीज किसकी चीज है, मेरी चीज है, इसकी चीज है, उसकी चीज है, तो उससे हमें एडजेक्टिव पता चलेगा, गुण पता चलेगा ना इसका। तो इसीलिए हम पॉजिटिव में वही लिख देंगे फिर से, क्या, माइन, हर्स, हिज। हर्स नहीं लिखेगा, हर्ज आप लिखोगे या हर लिखोगे, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आप हर लिख दोगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर देयर्स या देयर, देयर की स्पेलिंग चुका दे क्या, आवर। तो ये सारे आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हो गए। आखिरी में एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कितने आदमी थे, कितने थे भाई, 2 आदमी थे, तो ये नंबर 2 है, इससे हमें आदमियों के बारे में पता चला ना, आदमियों का विशेषण पता चला ना। तो 2, 3, 4, 10, 12, 1 डजन, 2 डजन, ये सारे क्या हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गए। तो आप कोई भी नंबर लिख दो, 1, 2, कितने आदमी थे, 2 आदमी थे। शेर कैसे आता है, शेर अकेला आता है। तो ये सारे आपके एडजेक्टिव थे, 10, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। जब ये विशेषण क्वालिटी के बारे में बताता है तो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जब ये विशेषण क्वांटिटी के बारे में यानी कि कितना है बताता है तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जब ये विशेषण कहाँ है वो चीज ये दिखाता है तो वो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब कोई एडजेक्टिव किसकी है ये चीज बताता है तब वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। जब वो एडजेक्टिव नंबर में उसका गुण बताता है कि भाई कितने आदमी थे, 2 आदमी थे, कितने नंबर आए, 80 नंबर आए, तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, है कि नहीं। तो मेरी उम्मीद है आपको क्वालिटी, क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव, नंबर ये सारे पता चल गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपन एडवर्ब्स की तरफ। एडवर्ब ये शब्द कैसे बनता है भाई, ये वाला देखो पार्ट, ये हो गया एड, ये अब शब्द बना है एडजेक्टिव से, और ये हो गया वर्ब जो शब्द बना है वर्ब से। तो बेसिकली जब कोई, अरे अच्छे से बन जाए बेटा, 1 मिनट में फिर से बनाता हूँ, डिजाइन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यस, ये हो गया हमारा एड, ये हो गया हमारा वर्ब। बेसिकली जब कोई एडजेक्टिव किसी वर्ब के बारे में बताता है, जब कोई शब्द किसी क्रिया के बारे में विशेष चीज बताता है तो वो एडवर्ब्स हो जाता है, माने क्रिया विशेषण हो जाता है, क्रिया विशेषण। ओके भैया। अगर मैं आपको बोलूं वो काम कर रहा है, वो भाग रही है, वो चल रहा है, वो बोल रहा है, तो आप मुझे पूछोगे भाई वो काम कैसे कर रहा है, भाई वो चल कैसे रही है, भाई वो बोल कैसे रहा है, मुझे बताओ कि काम कैसे हो रहा है, वर्ब कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा भाई वो जल्दी जल्दी काम कर रहा है, भाई ये लड़की धीरे धीरे चल रही है, भाई ये लड़का जोर जोर से बोल रहा है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे क्रिया विशेषण हो गए, ये सारे हमारे एडवर्ब्स हो गए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लाउडली, नहीं पहले डेफिनेशन, वर्ड्स दैट टेल अस हाउ एन एक्शन is happening are
called as adverbs. कुछ एग्जांपल्स, वो जल्दी जल्दी काम कर रहा है, ही इज वर्किंग फास्टली, शी इज वॉकिंग स्लोली, ही इज स्पीकिंग लाउडली, ही इज थिंकिंग स्मार्टली। तो ये सारे हो गए हमारे एडवर्ब्स। आप लिख दो भैया, स्मार्टली, स्लोली, फास्टली। फास्टली इतना अच्छा शब्द नहीं, फास्टली नहीं लेते अपन क्या लेंगे और लाउडली, साइलेंटली, ब्यूटीफुली। तो ये सब हमारे हो गए, एक मिनट, एडवर्ब्स। एक आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूं जो 90% काम करती है, जो 90% काम करती है, 100% काम नहीं करती। कोई भी एडजेक्टिव ले लो और एडजेक्टिव के एंड में ly लगा दो, आपको अपना एक एडवर्ब मिल जाएगा। सर क्या ये हर बार काम करता है? नहीं, लेकिन 90% काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, स्लो। स्लो एक एडजेक्टिव है, स्लो प्लस मैंने ly लगा दिया, बन गया स्लोली। डेलिबरेट, डेलिबरेट एक एडजेक्टिव है, डेलिबरेट यानी कि जानबूझकर। डेलिबरेट के साथ मैंने ly लगा दिया, बन गया हमारे पास में डेलिबरेटली। तो ऐसे आप एडवर्ब्स बना सकते हो। क्या है फॉर्मूला? एडजेक्टिव के साथ में ly लगा दो, आपका एडवर्ब बन जाएगा। हर बार काम नहीं करता है, लेकिन 90% काम कर जाएगा। तो मेरी उम्मीद है आपको एडजेक्टिव और वर्ब्स के मिश्रण से बना हुआ क्रिया विशेषण माने एडवर्ब समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते अपन आगे प्रीपोजिशन के पास। फिर से देखो, पोजीशन यानी कि कोई भी जगह, प्री यानी कि आगे, तो जो पोजीशन के आगे लगता है वो हो गया प्रीपोजिशन। जो शब्द पोजीशन के बारे में, रिलेशन के बारे में, जो रैशन के बारे में बताता है, रेशियो के बारे में बताता है, जो संबंध के बारे में बताता है, वो हो गया हमारा प्रीपोजिशन। वो पेन टेबल पर है, वो पेन कप में है, मैं रूम के अंदर हूं, मैं जमीन के ऊपर हूं। तो ऊपर, अंदर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं बाएं, ये सब क्या हो गए? ये सब आपके हो गए प्रीपोजिशन। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द पोजिशंस, रिलेशंस, अरे हैंडराइटिंग, relations, ratios, etc. between subjects or objects are called preposition. एग्जाम्पल क्या क्या हो गए भैया? फिर से आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, पहले, बाद में, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए। कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एट, अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा सा, ऑन, इन, अबव, अंडर, बिलो, इन बिटवीन, ऑफ, फॉर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और इन सब को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्रीपोजिशंस के ऊपर आपका एक इन डिटेल ग्रामर का लेक्चर आने वाला है। तो प्रीपोजिशन मेरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर से अपन आगे बढ़ते हैं, कंजंक्शन। जंक्शन को आपको पहले समझना होगा। आपने सुना है बहुत सारे रेलवे स्टेशन होते हैं, उनके यहाँ पर जंक्शन लिखा हुआ होता है। बहुत सारे मेट्रो स्टेशन में जंक्शन लिखा होता है, इंटर जंक्शन लिखा होता है। तो जंक्शन मतलब ऐसी जगह, ऐसा ट्रेन स्टेशन या मेट्रो स्टेशन या बस स्टेशन जहाँ पर दो रूट्स जुड़ जाते हैं, कनेक्ट करते हैं, जंक कर जाते हैं, तो इन्हें हम जंक्शंस कहते हैं। पुणे जंक्शन, मुंबई जंक्शन, ये होते हैं ना। तो जहाँ पर बहुत सारे रूट्स एक साथ आते हैं, अलग आते हैं, अलग अलग रूट्स एक जगह पर मिल जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, उन्हें हम जंक्शन कहते हैं। तो कंजंक्शन, कंजंक्शन माने ऐसे वर्ड्स
जो अलग अलग शब्दों को, वाक्यों को जोड़ देते हैं। जैसे एक सेंटेंस ले लो आप, 2 सेंटेंसेस, आई एम अ बॉय, शी इज अ गर्ल। तो इन दोनों को हम कैसे ज्वाइन करेंगे? आई एम अ बॉय एंड शी इज अ गर्ल। आई एम स्मार्ट, आई एम शॉर्ट, कैसे ज्वाइन करेंगे? आई एम स्मार्ट बट आई एम शॉर्ट। फिर से, ही इज द टॉपर, ही स्टडीज अ लॉट। ये 2 सेंटेंसेस है, कैसे ज्वाइन करेंगे? ही इज अ टॉपर बिकॉज ही स्टडीज अ लॉट। तो एंड, फॉर, बिकॉज, बट, ये सब क्या है? ये सब सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो ये सब हो गए हमारे कंजंक्शंस। कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस भी रहते हैं, जैसे कि नीदर, नॉर, उसके बाद में नॉट ओनली बट आल्सो, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले। कंजंक्शन मतलब वर्ड्स दैट join sentences or other words. For example भैया, and, but, because, etc. कुछ कॉम्प्लेक्स वाले बात करेंगे हम लोग, वो हो गए नॉट ओनली बट अल्सो, फिर आपका हो गया नीदर नॉर, ईदर हो गया आपका। तो ये सब आपके कंजंक्शंस होते हैं, ये वाक्यों को जोड़ते हैं। आई एम अ टॉपर बिकॉज आई स्टडी, आई अर्न अ लिविंग बिकॉज आई वर्क फॉर इट, आई एम अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, आई लव माई फ्रेंड्स बट दे डोंट लव मी। ये तो रियल हो गया सर, है ना? तो ये सारे आपके कंजंक्शंस हो गए। आई होप आपको कंजंक्शंस समझ में आ गए होंगे। अब अपन बढ़ते हैं हमारे आई थिंक आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्ट करना यानी कि अचानक एक इमोशन फेंक के मारना, अचानक एक टाइप से फ्लो को तोड़ देना। जब हम मैच जीतते हैं, जब हम मैच हारते हैं, जब कुछ अच्छा होता है, जब कुछ बुरा होता है ना, तब हम क्या करते हैं? अचानक अपना इमोशन फेंक के मारते हैं। कुछ हमारी बात चल रही होती है, हाँ यार कैसे चल रहा है, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ भाई ये सब बात चल रही होती है, फिर ओ भाई हम मैच जीत गए। तो यहाँ पर हमारी इमोशंस ने हमारे सेंटेंसेस को, वाक्यों को इंटरजेक्ट कर दिया, अचानक से इमोशन अंदर घुस गए, तो इसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जितने भी वर्ड्स इमोशंस को दिखाते हैं और जिनके साथ में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, वो सब होते हैं हमारे इंटरजेक्शन। आइए अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वर्ड्स दैट express sudden emotions are called interjections। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, ओ नो, ओ मैन, ओ माई गॉड, ओ नो, ये सारे इंटरजेक्शन हो गए। तो लिख दो भैया ओ, फिर हुर्रे, ओ माई गॉड, ओ नो। क्या क्या रहता है? और कांग्रेट्स भी हो सकता है, यस, नो, ये सब आपके इंटरजेक्शंस हो गए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आपके इमोशंस अचानक से बाहर आ जाते हैं। आई होप आपको इंटरजेक्शन समझ में आ गया होगा। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने इन डिटेल पढ़ लिए हैं। 8 के 8 सिर्फ 40 मिनट्स के अंदर हमने इन डिटेल में जाकर पढ़ लिए हैं। अब अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको कुछ नहीं करता, मैंने कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस लाए हुए हैं जहाँ पर कुछ सेंटेंसेस को अंडरलाइन कर रखा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उन्हें ढूंढना है, उन शब्दों को, और आपको बताना है कि भैया पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। जैसे ये देखते हैं हम लोग न्यूज़। तो न्यूज़ क्या होता है? न्यूज़ एक
चीज होती है, एक नाउन होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा न्यूज माने नाउन। शॉकिंग, शॉक करना, एक क्या है, वर्ब है ना। वर्ब का तो ये पार्ट है वर्ब प्लस आईएनजी। ये देखो शॉक वर्ब है, उसके साथ में आईएनजी जोड़ दिया, तो ये क्या है, ये एक वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड द वर्क। कंप्लीट करना क्या है, एक वर्ब है, ये वर्ब का पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वर्ब। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसे म्यूजिक बहुत पसंद है। म्यूजिक क्या है, क्या है म्यूजिक, म्यूजिक एक नाउन है, लिख दूंगा मैं नाउन। द मैन हु केम हियर इज माई अंकल। केम यानी कि कम का पार्टिसिपल फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल। कम, कम मतलब आना, आना क्या है, एक आना भी एक वर्ब है भैया। शी स्पोक सॉफ्टली टू द चाइल्ड, उसने बच्चे से बड़े सॉफ्ट तरीके से बात करी। शी स्पोक सॉफ्टली, सॉफ्टली बड़े धीरे तरीके से। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया ना। एडजेक्टिव क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि ये जो एडवर्ब है, ये जो सॉफ्टली है, ये स्पोक के बारे में बताता है, यानी कि ये एक वर्ब के बारे में बताता है। वर्ब के बारे में कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ये एक मिनट, एडवर्ब। ही सैट बिसाइड मी, वो मेरे साइड में बैठ गया। साइड में बैठ गया, कहाँ बैठ गया, साइड में बैठ गया। पोजीशन पता चल गई, पोजीशन कौन बताता है, प्रीपोजिशन बताता है। प्रीपोजिशन हो गया हमारा। आगे बढ़ते भैया। द बुक दैट यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग, तुमने दी हुई बुक अच्छी है। तुम तुम्हारे नाम की जगह मैंने इस्तेमाल करा है तुम। यू क्या है, एक नाउन की जगह इस्तेमाल करा, प्रोनाउन हो गया भैया। अच्छे से लिख देते हैं, प्रोनाउन। ही इज टू टायर्ड टू वॉक, वो बहुत थक चुका है। मैंने उसके बारे में एक गुण बताया, उसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन बता दी, वो कैसा है, वो थका हुआ है। उसके बारे में मैंने विशेषण बता दिया। विशेषण क्या होता है भैया, एकदम करेक्ट, एडजेक्टिव होता है। शी रैन क्विकली टू कैच द बस, वो जल्दी जल्दी भागी। वो कैसे भागी, जल्दी जल्दी भागी। भागना वर्ब, वर्ब के बारे में कौन बताता है, वर्ब के बारे में कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। क्विकली, जहां पर भी ली आ जाए ना, समझ जाना कि 99% वो एक एडवर्ब है। ये देखो यहाँ पर एक ली आ गया है, ली, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एडवर्ब। Although it was raining, they continued playing. पहले दे को देखते हैं। दे मतलब वो लोग, उनके नाम की जगह मैंने क्या इस्तेमाल किया, प्रोनाउन इस्तेमाल कर दिया, तो दे हो गया हमारा प्रोनाउन। प्ले, खेलना, खेलना क्या है, वर्ब है ना भैया। ये देखो वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ रखा है उन लोगों ने, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है ये, तो ये हो गया वर्ब हो गया हमारा। द कमिटी हैज टेकन अ डिसीजन, टेकन को देखते, टेक मतलब लेना, उन्होंने एक निर्णय लिया है। लेना क्या है, वर्ब है ना भैया। टेकन तो बस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, V3 है ये, तो टेकन हो गया हमारा वर्ब। डिसीजन, निर्णय क्या है, एक निर्णय क्या है, एक नाउन है ना, एक चीज है ना, एक वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है। तो डिसीजन क्या हो गया हमारा, एक नाउन हो गया। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टाउन, वो बेस्ट प्लेयर है। वो कैसा प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है। मैंने उसके बारे में क्या बता दिया, इंफॉर्मेशन बता दी, बेस्ट है वो। तो इंफॉर्मेशन बताना मतलब, विशेषण बताना मतलब एडजेक्टिव। वो बेस्ट प्लेयर है, वो एक एडजेक्टिव है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, टीम के अंदर। वो कहाँ है, घर पे है, स्कूल में है, कहाँ पर है वो, टीम के अंदर है, इन द टीम। तो मैंने उसकी पोजीशन बता दी। पोजीशन कौन बताता है, प्रीपोजिशन बताता है। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्रीपोजिशन। और ये शायद से 5 आखिरी क्वेश्चन है। यस, ये आपको हो गया होमवर्क के क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में डाल देने। जो सही आंसर देगा उसको मेरी तरफ से कमेंट में हार्ट मिल जाएगा, और मैं अपने स्टोरी में भी उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। या तो आप इसके आंसर्स कमेंट्स में डाल दो,
ये क्वेश्चंस के, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर स्टोरी पे मेंशन कर दो, रियल इंग्लिश प्रोफेसर मेरी इंग्लिश की आईडी है। तो ये आपको घर पे कर लेना है। मेरी उम्मीद है इन 45 मिनट्स के अंदर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, कोई भी आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। अगर है तो आप उन्हें कमेंट्स में डाल सकते हो या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, बट कमेंट्स पे डाल दो क्योंकि कमेंट्स में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ मैं, और कमेंट्स के अंदर मैं आपके क्वेश्चंस देख पाऊंगा। इंस्टा पे मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ। तो आप कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। बाकी द क्लास इज finished. Thanks for watching. Thanks for joining Pushpa sir in the first class of class 10th, class 9th महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश ग्रामर। आई होप आपको ये पहला लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट्स में सारे आंसर डाल दीजिए, कमेंट्स में बताइए कि क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर सुधार सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको और देखनी हुई है। आपने अब तक अगर मे का हमारा प्लानर नहीं देखा है तो आप प्लानर भी देख सकते हो, कम्युनिटी में जाइए, मैंने प्लानर डाल रखा है मे का प्लानर देखिए, उस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। कल आपको अपना ट्रांसलेट द वर्ड्स का भी लेक्चर मिल जाएगा, इसकी क्लिप्स भी शॉर्ट्स पे रील्स पे डल जाएगी। अगर आपके और कोई दोस्त है तो उन्हें इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में ज़रूर से बताइए, ताकि आप सब मिलकर टॉप मारे, मिलकर पढ़ाई कर सके और इंग्लिश के पेपर में फोड़ सके। ठीक है, तो जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स है, उनमें ये लेक्चर पहुंचा दीजिए, सेंड कर दीजिए। बाकी दैट्स इट फॉर द लेक्चर। दिस इज पुष्पा सर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए, आंसर्स को कमेंट्स में डालते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।